कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, न्यूटन थर्ड लॉ का, क्योंकि हम जब देखते हैं गन फायरिंग करता है तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, तहाँ वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा मुझे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे देखिए, इम्पल्स ऑफ द फोर्स, कि एक इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। तो हमने देखा था कि कोई एक बड़ा फोर्स, बिग फोर्स, बिग फोर्स, फोर्स कैसा होगा, बड़ा फोर्स होगा, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटा स्मॉल टाइम के लिए, स्मॉल टाइम टी के लिए टाइम पे अप्लाई होके जो मोमेंटम लाता है उसी को बोला जाता है इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स ऑफ फोर्स। दैट मीन्स ए बिग फोर्स अप्लाई फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल and the product of force and small time interval is called impulse of a force। ठीक है। तो ये है क्या, कुछ नहीं है, ये जो एक बड़ा सा फोर्स अप्लाई हुआ और स्मॉल टाइम इंटरवल, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। अगला था कि ये जो इम्पल्स ऑफ फोर्स था ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था, कि जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, दो कंडीशन देखा था कल हम लोगों ने, एक वेरिएबल फोर्स और एक कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, कांस्टेंट फोर्स दैट मीन्स, सपोज कीजिए अगर वो टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, सपोज मान लेते हैं ये टाइम है, वो ये ड्यूरेशन है 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ पे 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड ऐसे करके टाइम बढ़ेगा। दैट मीन्स 1 सेकेंड के बीच में फोर्स अगर 5 न्यूटन था तो एकदम कांस्टेंट था 5 न्यूटन, यानी 0.1 सेकेंड पे भी 5 न्यूटन था एंड 0.9 सेकेंड पे भी 5 न्यूटन था, और यहाँ पे 0.5 सेकेंड पे भी, हाफ सेकेंड पे फोर्स 5 न्यूटन था। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, क्या होता था कि मोमेंटम चेंज होता है, यानी P2 माइनस P1। तो यहाँ भी क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जितना एक बॉडी में मोमेंटम को चेंज लाएगा उसके इक्वल होगा इम्पल्स फोर्स, इम्पल्स फोर्स या इम्पल्सिव फोर्स। दूसरा था वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैंने वहां पे दिखाया था कि सपोज कीजिए ये 1 सेकेंड का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये यहाँ पे जब शुरू हुआ तो 5 न्यूटन था, यहाँ पे हो गया ये 7 न्यूटन, यहाँ पे जब आया तो हो गया 4 न्यूटन। दैट मीन्स 1 सेकेंड के लिए फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यह फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स बदल जा रहा है, वेरिएबल है। ठीक है, फोर्स कैसा है, वेरिएबल। ऐसा नहीं भी हो सकता है यहाँ 5 हो लास्ट में 4 हो, दैट यहाँ पे बीच में 7 नहीं भी हो सकता। जस्ट मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वेरिएबल फोर्स कैसा होगा, तब वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पे इम्पल्स ऑफ फोर्स आई इक्वल टू, इसको फाइंड कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लेंगे। इंटीग्रेशन दैट मीन्स हम निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे टाइम अगर मैंने मान लिया T1 है और यहाँ पे टाइम T2 है। ठीक है, अब यहाँ पे दैट मीन्स जो ये फोर्स अप्लाई हो रहा था F इंटू dt, क्योंकि इंटीग्रेशन का फंक्शन है और हम इसको टाइम के में लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे dt लिए हैं, और एक T2 माइनस T1 टू T2, दैट मीन्स हमको यहाँ से यहाँ तक के बीच में हमको निकालना है फोर्स, यानी ये T1 से T2 तक, T1 T2 T1 ये दोनों के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है, इसलिए हम लिमिट को लिए हैं T1 T2 F इंटू dt। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे था टाइम के फंक्शन में था ये, और यहाँ पे आ गया है मोमेंटम के फंक्शन में, सेकेंड वाले टर्म में। अब देखेंगे मोमेंटम के फंक्शन में मैंने इसे ले आया, तो अच्छा मोमेंटम का फंक्शन में लाया कैसे, चलिए इस चीज को देखते हैं। जब T1 टाइम पे मोमेंटम क्या था, T1 टाइम पे मोमेंटम क्या था, दैट मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो श्योर है उसका एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक मास होगा, और जब यहाँ पे लीनियर मोशन के बारे में तो इसका एक कोई वेलोसिटी होगा। तो जब यहाँ पे फोर्स मैंने अप्लाई किया, सपोज कीजिए 5 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जब स्टार्टिंग में एक मोमेंटम होगा, मास इंटू वेलोसिटी कुछ होगा, V1 ले लिया मैंने, यानी जब T1 टाइम था तो मोमेंटम कितना होगा, दैट मीन्स चेंज मोमेंटम, दैट मीन्स मास इंटू उसका वेलोसिटी में कितना जो चेंजेस आएगा, मास और उसका प्रोडक्ट होगा मोमेंटम। जब T2 जब यहाँ से यहाँ तक आया,
तो यहाँ पे वेलोसिटी हो सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे न्यूटन, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया गया 6 न्यूटन, या फिर ये 3 न्यूटन हो, कुछ भी हो, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो यानी भी चेंजेस होगा, इसका नाम मैंने V2 लिया। दैट मीन्स यहाँ भी मोमेंटम है। तो जब T2 टाइम पे मोमेंटम क्या हो गया P2। दैट मीन्स यहाँ पे पहले यहाँ पे था मैं फोर्स के लिए निकाल रहा था, लेकिन अब इसको मैंने मोमेंटम के फॉर्म में ले आया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको dp/dt किया। और इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग जानते हैं इसका, अगर हम लोग अच्छा एक यहाँ भी ये भी होगा, dt भी होगा यहाँ पे dt, तो ये dt और ये dt कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर हम बात करें इस टाइप का, ये P1 और ये यहाँ पे P2 इंटू यहाँ पे बचा dp, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, dp का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे p, और यहाँ पे ये हो जाएगा लो, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट हो जाएगा P1, अपर लिमिट हो जाएगा P2। हम लोग इसका लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ये हो गया यहाँ पे, ये वाला आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी हम यहाँ तक जा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट तक जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, चलिए हम उसको एक स्लाइड लेके दिखाता हूँ। सर वो वाला भी ठीक से समझ में नहीं आया। चलिए मैं और एक बार देख रहा हूँ, और एक बार दिखाते हैं आपको। ये मेरा क्या था, I इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 T2 F, ये था यहाँ पे इंटू dt, ये था मेरा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस फोर्स को हम लोग चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन को वही रखिए T1 T2। अब यहाँ पे ये F को अगर मैं कर देता हूँ ma इंटू dt। अब ये फिर मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन को मैं T1, अब मैं T2। अब यहाँ पे m तो मास है, ये कांस्टेंट है, इसलिए m को मैं बाहर रख सकता हूँ। चलिए अगला बार मैं बाहर निकालूंगा। और ये जो एक्सेलरेशन है, मैं इसको ऐसे लिखूं dv माइनस du बाय dt इंटू dt। ये भी तो चेंज इन एक्सेलरेशन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन है ये पूरे। अगर हम देखें तो ये एक्सेलरेशन है पूरा, ये एक्सेलरेशन है स्मॉल a, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इनटू dt। अब नेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं इसको, ये जो m को मैं बाहर रख लेता हूँ, ये T1 और यहाँ पे T2 किया। अब ये जो देखिए यहाँ पे dv और du है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको इनसाइड द ब्रैकेट, या फिर इस m को बाहर अगर नहीं भी करें, m को बाहर नहीं करता हूँ, m इंटू dv हो जाएगा, माइनस हो जाएगा m इंटू du, कर सकते हैं इसको ऐसे। अब यहाँ पे m मास तो कांस्टेंट है, जो भी चेंजेस आ रहा है इस वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। अब मैं इस जो है मास को इसको मैं मास इनटू जो वेलोसिटी, ये आखिर dv हो, दैट मींस इज स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी, छोटा सा चेंजेस है वेलोसिटी में। तो ये मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है। हम लोग जानते हैं m इंटू v इक्वल टू p होता है, यानी मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए ये भी मास है और ये वेलोसिटी है, तो मोमेंटम होगा। तो यहाँ पे मोमेंटम होगा और यहाँ भी मोमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा P1 माइनस, अब मैं इसको नाम देता हूँ P2। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन को हम कैसे मैं इसको यहाँ चेंज करूंगा। पहले ये क्या था, पहले जब ये अगर मैं एक्सेलरेशन, हाँ बोलिए। इंटीग्रेशन T1 और T2 कहाँ चला गया? उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जब, हाँ, जब ये मास इंटू वेलोसिटी हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे इसको मैंने मोमेंटम के टर्म में लिखा। मोमेंटम ये P1 आया, ये P1 हो गया, P2 हो गया। अब जब मैं इसे मोमेंटम के टर्म पे ले आया, तो मुझे देखना होगा कि जब T1 था तो T1 पे मोमेंटम क्या होगा और T2 पे मोमेंटम क्या होगा। तो T1 टाइम पे, अगर यहाँ पे सपोज कीजिए ये था मेरा T1 टाइम और ये था T2 टाइम, यहाँ पे था कुछ एक जो वेरिएबल फोर्स है, तो यहाँ पे हो सकता है इस जगह पे, यहाँ पे फोर्स जो होगा मेरा वो 3 न्यूटन हो, यहाँ पे हो सकता है 5 न्यूटन हो, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स दोनों जगह कुछ चेंजेस आएगा।
अगर यहाँ पे 3 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा, यानी वेलोसिटी, मास तो ऑब्जेक्ट का मास तो कभी नहीं बदलेगा, मास ऑल जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ होगा, दैट मीन्स यहाँ का जो वेलोसिटी चेंजेस आएगा या वेलोसिटी जो होगा उसको मैंने v1 मान लिया, वेलोसिटी चेंजेस नहीं। एट द टाइम ऑफ t1 वेलोसिटी मैंने v1 माना कि 3 न्यूटन लगाए तो वेलोसिटी v1 हो गया। और यहाँ पे t2 टाइम पे जब मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे इस टाइम पे मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे भी कुछ ये जो मास इंटू v1 कुछ मोमेंटम होगा, तो हम यहाँ पे इसको मानते हैं p1 और इस मोमेंटम यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने p2 माना। तो अब ये मेरा इंटीग्रेशन t1 पे कितना क्या हो जाएगा मेरा मोमेंटम एट p1, तो यहाँ पे t1 की जगह पे p1 लिखेंगे और t2 की जगह पे हम इसको यहाँ पे p2 लिखेंगे। और यहाँ पे हो जाएगा एक इसका जो था इससे पहले ये ठीक है। अच्छा, ये मुझे डीपी के फॉर्म में लिखना होगा, डीपी लिखना होगा। समझ में आया धनीराम? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब किसी को डाउट है इसमें और कहीं से? चलिए सर तो हाँ, डीटी के बारे में पूछता, डीटी कहाँ चला गया फिर? डीटी कहाँ चल गया, चलिए थोड़ा सा हम बैक में आते हैं। यहाँ पे देखिए इस जगह पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी ये dt का यूज कहीं हम किए हैं आगे चल के, ये dt और यहाँ भी एक dt है, जाएगा क्या? मैंने इस dt का कहीं यूज किया? एक dt यहाँ पे मल्टीप्लाई था, एक dt यहाँ पे, तो यहाँ पे आके मैं उसे मोमेंटम के रूप में लिख दिया। dt कहीं नहीं गया, dt यहीं पे था, हम लोग के साथ है, बट वो एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये था हमारा ये जो वेरिएबल था, वेरिएबल फोर्स का। वहां भी हम लोग क्या देखते हैं, चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, क्या होता है हमारा हमेशा, क्या होता है, मोमेंटम चेंज हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम। जो इम्पल्सिव फोर्स होगा वो चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होगा, कंडीशन चाहे वो वेरिएबल फोर्स हो चाहे वह कांस्टेंट फोर्स हो। अच्छा, इसका जो यहाँ पे इम्पल्स फ्रॉम एफटी ग्राफ, यानी फोर्स और टाइम ग्राफ जो होगा, अगर कांस्टेंट के लिए होगा तो सपोज कीजिए इस लाइन में मैंने यहाँ पे टी लिया इधर, और इस डायरेक्शन इधर मैंने एफ लिया, ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब ये जो होगा कांस्टेंट ग्राफ, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, दैट मीन्स टाइम बढ़ेगा बट फोर्स नहीं बढ़ेगा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और दूसरा वेरिएबल ग्राफ जो बनेगा इसका, इधर भी मैंने फोर्स लिया है और इधर टाइम, इस डायरेक्शन में ये एक्स हो गया और ये वाई, वेरिएबल है, यानी दैट मीन्स कभी फोर्स बढ़ जा रहा है, कभी कम जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी कम जा रहा है। दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल नहीं होगा, ये टाइम भी बढ़ेगा, फोर्स भी कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो इस टाइप का हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये रहा मेरा वो इम्पल्स का एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ ऑफ इम्पल्स। ठीक है, अब इसमें इम्पल्स क्या होगा, अब इसको हम एक्स एक्सिस के साथ, अगर एक्स एक्सिस के साथ ये शैडो बनाएंगे, ये शैडो बनाएंगे हम, ये इसको यहाँ से, तो ये जो शैडो देगा यही होगा इम्पल्स, इसका जो शैडो होगा, जो छायांकित भाग आया, यही होगा इसका इम्पल्स। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ एफटी ग्राफ, सॉरी इम्पल्स, ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स ऑफ फोर्स इज सेम एज द मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का जो ऐसा यूनिट होगा, ठीक है, वही होगा इसका इम्पल्सिव फोर्स का, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स तो कुछ भी नहीं है, वो चेंज इन मोमेंटम आया। अगर हम इस रिलेशन से देखें तो इम्पल्सिव फोर्स क्या आया, चेंज इन मोमेंटम आया है मेरा, इससे तो बढ़कर और कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम ही है। तो चेंज इन मोमेंटम दैट मीन्स ये क्या है, एक बड़ा मोमेंटम में छोटा मोमेंटम घट गया तो आया तो मोमेंटम ही बचेगा। तो इसका जो यूनिट मोमेंटम का होगा सेम यूनिट इम्पल्सिव फोर्स का होगा, डायमेंशन भी सेम होगा, अगर यूनिट सेम है तो दैट मीन्स उसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये था मेरा वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट।
इम्पल्सिव फोर्स बड़ा सा फोर्स स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई होके उसका मोमेंटम को चेंज कर दे, तो वही हो गया, फाइनाइट चेंज कर दे उसके मोमेंटम में, तो वो हो गया इम्पल्सिव फोर्स। अब है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले ये लीनियर मोमेंटम है, दैट मीन्स हम देखेंगे कि एक इन वन डायरेक्शन, लीनियर दैट मीन्स हम देखेंगे वन डायरेक्शन, वन डी में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए एक बॉल ऐसे है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, एक बॉल ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है, इधर से एक फोर्स लगाया गया, इधर से भी एक फोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों साइड से अगर हम दो फोर्स लगाए हैं, एक्सटर्नल फोर्स, चाहे कुछ वो 5 न्यूटन का हो, ये 3 न्यूटन का हो, ठीक है। तो क्या होगा, ये कुछ जैसे ही दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, ये आके आपस में क्या होगा, टकराएगा, ये दोनों आपस में टकराएगा, और यही कहता है कि टकराने के बाद जो इसका मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। मतलब हम देखेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ, सेकंड लॉ को अप्लाई करके कि उसका जो होगा, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, वो कंजर्व रहेगा। इससे पहले हमें एक चीज जानना होगा, कोई भी सिस्टम हो बना हुआ है, चाहे अगर मैं इस टाइप का दो सिस्टम बनाया, तो इसका जो मोमेंटम है, ठीक है, कोई भी सिस्टम का, वो क्या बोलते हैं, वो कंजर्व रहता है, उस मतलब उसका मोमेंटम कंजर्व रहता है। हम अगर बात करें कि चेंज ऑफ, इस पे होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इस पे जीरो होगा, ठीक है। कोई भी सिस्टम है, अगर वो स्टेबल में है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं है, तो फिर वह बदलता नहीं है, ठीक है। तो उसका जो मोमेंटम होगा वो बदलता नहीं है। चलिए, क्यों बदलता नहीं है इसके बारे में अगर आप जानना चाहेंगे, तो हम बस ये जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मानते हैं कि इसका अगर मास 1 है, अगर ये कोई भी सिस्टम है, सपोज कि इसका वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स उसका क्या होगा, मोमेंटम 0 होगा, दैट मीन्स इस सिस्टम का मोमेंटम 0 है अगर वह रेस्ट में है। तो अगर ये दोनों सिस्टम को, दोनों का अगर एक मोशन में है, सपोज कि इसमें भी कुछ वेलोसिटी है, इसमें भी कुछ वेलोसिटी है, और ऑलवेज ये डिस्टेंस सेम रहता है, यहाँ भी हम कहेंगे दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, दैट मीन वहाँ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका जो मोमेंटम होगा वो बदलता नहीं है, कंजर्व रहता है। अब यहाँ पे बात हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों को इन ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए, जो ये है फंडा है, इसके ऊपर आते हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल पार्टिकल और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन कंजर्व, ये स्टेटमेंट कहता है। बट कैसे होता है वो चीज हमने देखा, कल को देखे थे कि दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया है, कि दो मानते हैं कि दो पार्टिकल से या दो पार्टिकल का बना हुआ ये सिस्टम है। इस इधर पे एक F1 फोर्स लगाया गया, वन पार्टिकल 1 पे, और पार्टिकल 2 के ऊपर F2। ये F1 और ये F2 दोनों एक्सटर्नल फोर्स है, बाहर से लगाया हुआ फोर्स है। अब क्या होता है, ये F1 और F2 फोर्स के कारण, ठीक है, जब ये दोनों आपस में टकराएगा, दो चीज सपोज कीजिए, ये इधर से और ये दोनों जब आपस में टकराएगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स तो इस बॉडी के ऊपर लगा, एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगा, लेकिन ये बॉडी भी इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और ये बॉडी भी इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है। तो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो देखिए यहाँ पे ये 1 था, ये पार्टिकल 2 है, तो अब फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2, जब मतलब बॉडी ऑन पे ये इधर से जाके टकराएगा, तो बॉडी 2 फोर्स लगाएगा F1 पे, ये टकरा रहा है, सेम F1 भी टकराएगा 2 से, तो 1 भी फोर्स लगाएगा 2 के ऊपर, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 बाय द पार्टिकल 1। मैंने इसे पढ़ने का तरीका क्या बताया था, ये 1 2 है, दैट मीन फोर्स ऑन पार्टिकल 1 बाय पार्टिकल 2। इसको अगर F12 है, इसको हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2, और अगर F21 है, दैट मीन्स फोर्स ऑन 2 बाय 1।
ठीक है, तो ये दो दो कंडीशन आएगा, सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट पे लगाएगा, फर्स्ट बॉडी भी सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब जो हम लोग देखे थे, अब हम लोग निकालते हैं कि नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स ऑन बॉडी वन, कि जो पहला बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम इस वन पे F1 फोर्स लगा चुके थे, अब ये और एक क्या हुआ, F2 लगाया वन पे, F2 लगाया वन पे, दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, तो बोल सकते हैं इसको फोर्स, फोर्स ऑन द पार्टिकल वन बाय पार्टिकल टू। ठीक है, तो अगर हम मैं पार्टिकल वन पे नेट फोर्स के बारे में बात करूं तो ये हो जाएगा F1 प्लस F12 वेक्टर दे सकते हैं, ये हो गया वन के ऊपर। अब टू के ऊपर क्या था, हमने नेक्स्ट इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था F2, अब यहाँ पे पार्टिकल वन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पार्टिकल वन क्या फोर्स लगाएगा, 2/1, टू के ऊपर वन फोर्स लगाया F21, तो नेट फोर्स ऑन बॉडी टू के ऊपर क्या हो जाएगा, हम उसको लिख सकते हैं F2 प्लस F21, 21 नहीं F21। तो ये हो गया दो ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स। ठीक है, देन द टोटल फोर्सेस ऑन पार्टिकल वन पे हो गया, ये देखिए वन के ऊपर F1 प्लस F12, एंड सेकेंड पार्टिकल पे हो गया F1 प्लस F, सॉरी ये 21 होगा, ठीक है, और ये 2 होगा, F2 इंटू प्लस F21 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट में न्यूटन का सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। जब हम कोई ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसके मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो पार्टिकल वन पे देखिए ये F1 प्लस F2, ये नेट फोर्स वन, अगर हम बात बोल सकते हैं इसको नेट फोर्स ऑन पार्टिकल वन के ऊपर नेट फोर्स। तो नेट जब पार्टिकल वन पे नेट फोर्स अप्लाई हुआ, दैट मीन्स उसके मोमेंटम में भी कुछ परिवर्तन आएगा, मोमेंटम में भी कुछ चेंजेस आएगा, दैट मीन्स ये है dp1, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ पार्टिकल वन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। dp बाई dt का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स जो पार्टिकल वन का चेंज इन मोमेंटम है मेरा इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली हमने पार्टिकल टू का भी चेंज इन मोमेंटम निकाला है, where p1 and p2 are the momentum of particle 1 and particle 2 respectively at an instant t। नेक्स्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए हैं हम लोग, क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को हमने ऐड कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा, F1 और F2 दोनों, देखिए दोनों क्या है, हम लोग ने देखा था F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी वन एंड F2 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी टू। तो ये जो दोनों फोर्स है इसको हमने नाम दे दिया एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों है एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए अब नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, F एक्सटर्नल, इन दोनों को हमने मान लिया है F फोर्स माना और ये EXT कर दिया, दैट मीन्स ये जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। तो हो गया F एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21, और ये दोनों को यहाँ से फिर जो आया इक्वेशन, यहाँ पे मैंने वो d बाई dt को कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया P1 प्लस P2। ठीक है, ये इक्वेशन तक ठीक है। अब भी हम कुछ नहीं लिखा है, बस जो है हमने माना था वही लिख दिया, फिर F एक्सटर्नल इक्वल टू F1 प्लस F2 टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर क्या था, ये हमारा टोटल इंटरनल जो था वो फोर्स था। अब देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, हम लोग थर्ड लॉ के अनुसार जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट टकराता है आपस में तो जितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वह एक दूसरे के ऑपोजिट होगा और इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो हमारा F12 और F21 था, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है। ये नेगेटिव साइन कहता है, दिखा रहा है कि ये ऑपोजिट है, क्योंकि अगर हम F12 इक्वल टू F21 को लिखते हैं तो इक्वल शो कर रहा है कि ये दोनों बराबर है, बट जैसे ही नेगेटिव साइन लगा दिए दैट मीन्स ये दोनों बराबर तो है
लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है, यानी डायरेक्शन अलग, उसको हम बोल सकते हैं वह एक दूसरे का ऑपोजिट है। सो इक्वेशन नंबर 3 रेड्यूस। अब इसलिए ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे का इक्वल है, तो हम F12 की जगह पे F21 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर F12 की जगह F21 लिख दें और माइनस लिख दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया कि सो द इक्वेशन नंबर थर्ड जो इस फॉर्म में आ गया, F एक्सटर्नल डी बाई डी टी और P1 प्लस P2। अब था कि इफ अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, अगर जो हमारा इक्वेशन था F इक्वल टू डी बाई डी टी P1 प्लस P2, ये था हमारा इक्वेशन। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, यहाँ पे इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, दैट मीन्स ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये इसका क्या है, वो इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे दैट मीन्स P1 प्लस P2 ये जीरो कब होगा, अगर एक डिफरेंशिएशन का टर्म में अगर ये P1 प्लस P2 इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ये दोनों कांस्टेंट होगा। अगर ये वेरिएबल होता तो ये जो रिजल्ट है वो जीरो नहीं होता। इसके लिए क्या होना होगा, इसको कांस्टेंट होना होगा, दैट मीन्स P1 प्लस P2 कांस्टेंट इन टाइम, दैट मीन्स कंजर्व, बदलता नहीं है, दैट मीन्स जैसा था वैसा है, कोई बदलाव नहीं आया। इफ external force there is no external force on the system, the total linear momentum of your system is conserved, तो वहां पे उसका जो लीनियर मोमेंटम होगा में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये था हमारा कल का क्लास का, ये आगे देखते हैं हम क्लास नंबर 35। थ्योरम क्लियर है, किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलिए अब हम देखते हैं रिकॉल ऑफ ए गन आफ्टर फायरिंग ए सेल। हम लोग देखते हैं जब अच्छा यहाँ पे कोई है जो एनसीसी का ट्रेनिंग किए हुए हैं? एवरीबॉडी? मैंने खुद किया हुआ हूँ, मैं एनसीसी का ट्रेनिंग किया था। तो हम लोग को बताया गया था कि जब भी फायरिंग था, कि 5 राउंडिंग फायरिंग के लिए दिया गया था, तो हम लोग को बताया जा रहा था कि वो .22 राइफल था वो। तो हम लोग को बताया गया था कि जब भी आप फायरिंग करेंगे, आपका आपका जो के कंधे से सटा हुआ रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप सटा के नहीं रखेंगे तो आपको काफी चोट लग सकता है। ठीक है, तो तब तो सिर्फ मान लेते थे या फिर समझ लेते थे कि हाँ अगर हम उसको सटा के नहीं रखेंगे तो चोट लगेगा, लेकिन क्यों लगेगा, क्या कारण था, इस चीज को हम उस समय नहीं जानते थे। तो हम जब हम इसको पढ़ें कि एक जब एक गन में चाहे गन हो, चाहे रिवॉल्वर हो, चाहे एक कोई भी चीज हो, जब एक फायरिंग होता है तो वो एक रिकॉल वेलोसिटी पीछे की ओर झटका मारता है। वो क्यों होता है, तो चलिए उसी हम लोग रिकॉल वेलोसिटी के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो क्या कहता है कि जब एक गन कोई बुलेट को फायर करता है तो वो जो देखिए यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो यहाँ पे देखिए आफ्टर फायरिंग बुलेट, ये जो बुलेट्स है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक जो ये रिवॉल्वर होगा ये पीछे की ओर एक वेलोसिटी के साथ आएगा, एक झटका के साथ आएगा। इसी जो पीछे की ओर आता है, ठीक है, इसी को कहा जाता है, या फिर रिकॉल यानी पीछे की ओर आना, इसी को कहा जाता है रिकॉल वेलोसिटी। ठीक है, तो इधर जो जाएगा ये जो ये बुलेट का जो वेलोसिटी होगा ये काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लार्ज वेलोसिटी हम कह सकते हैं, एक लार्ज वेलोसिटी के साथ, लार्ज वेलोसिटी। और ये जो रिकॉल आता है, पीछे की ओर लौटता है, पीछे की ओर जो वेलोसिटी होता है ये काफी स्मॉल होता है, काफी लो। ठीक है, स्मॉल वेलोसिटी। ठीक है, ये लार्ज होता है या स्मॉल होता है। ठीक है, तो आखिर कभी आप लोग कोई बता सकते हैं कि गन में जब फायरिंग होता है तो जो सेल होता है, एक जो बुलेट होता है, उसमें उतना वेलोसिटी आता कहाँ से है, कोई बता सकते हैं? चलिए सर
जब फायरिंग हाँ, करते हैं तो बुलेट जो स्पीड से जाता है उसी कारण होता है। तो वो क्यों होता है? वो स्पीड कैसे पकड़ता है, इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। वो नहीं पता। चलिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। सर पीछे एक बारूद जैसा होता है। बा बा वेरी गुड, वेरी गुड। पीछे बारूद जैसा होता है। सपोज मैंने माना कि एक वो है, बुलेट है। तो ये जो पार्ट होता है ना यहाँ वाला, एक्चुअली मैंने भी देखा नहीं है, जस्ट थ्योरेटिकली मैं बता रहा हूँ। ये जो पूरा देखिए, जो पूरा जो लाल दिख रहा है पीछे साइड मोटा जैसा, ये यहाँ पे क्या होता है, बारूद होता है ये जगह पे। यहाँ पे क्या होता है ये, यहाँ पे बारूद होता है। जब इसको यहाँ पे गोली को सेट किया जाता है, और ये एक पिस्टन टाइप का होता है, यहाँ से पिस्टन टाइप का होता है, जहाँ इस पे कुछ यहाँ पे प्रेशराइज होता है, और ये पूरा दब जाता है। जब दब जाता है तो ये ब्लास्ट करता है। बारूद जब ब्लास्ट करता है तो यहाँ पे काफी सारा एनर्जी हो जाता है यहाँ पे। अब ये एनर्जी तो यहाँ पैक रहता है ना, ये इधर जा नहीं सकता है, इधर जा नहीं सकता है, इधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, इधर। तो जगह एक ही है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी वजह से वो एक लार्ज वेलोसिटी के साथ इस आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे ये जो बारूद है, बारूद जितना ही शक्तिशाली होगा, उस बुलेट्स का वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है। तो अगर ये अब यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे है वो बुलेट्स, आपने देखा, आप अगर किसी ने देखा होगा या कभी किसी ने फायरिंग किए होंगे, तो या फिर हम लोग मूवी में भी देखते हैं, एक थोड़ा सा वो धुआं टाइप का निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा बारूद रहता है उसमें। मैंने खुद फायरिंग करके देखा है, जब मैं एनसीसी का ट्रेनिंग में मैंने गया था तो मैंने उसे देखा था, फायरिंग किए थे। 5 राउंड फायरिंग किया था मैंने। 3 पे निशाना लगा पाए थे, 2 पे निशाना नहीं लगा पाए थे। ठीक है। तो जब ये यहाँ पे जब निकलता है, यहाँ से ये सेल या बुलेट्स जब निकलता है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो इस डायरेक्शन में होता है। दैट मीन्स ये बुलेट निकलने से पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन में बहुत जोर से फोर्स लगाता है, यहाँ पे पीछे की ओर। तब जाके वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ पीछे की ओर यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, आगे की ओर वो बढ़ पाता है। दैट मीन्स जैसे कि वो जो हम लोग तैरने वाला जो हम लोग फिगर देखे थे, ये कहाँ पे था, इस फिगर में आप लोग देखेंगे कि ये जितना जोर से ये पैर के थ्रू से यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, उतना ही जोर से वो उतना ही तेजी से, उतना ही वेलोसिटी से वो आगे की ओर बढ़ सकता है। ठीक है। उसी तरह सेम चीज है यहाँ पे। यहाँ पे जितना, यहाँ पे इस जगह पे बारूद के थ्रू से जितना ज्यादा एनर्जी होगा यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे उतना ही स्पीडली से आगे की ओर बढ़ेगा। तो हम न्यूटन का थर्ड लॉ के थ्रू से जानते हैं, अगर कोई इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, दैट मीन उसको पीछे एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम लोग देखते हैं गन हो या रिवॉल्वर हो या फिर कोई भी राइफल हो, पीछे की ओर एक झटका मारता है, उस और जो पीछे की ओर से जिस वेलोसिटी से जो आता है, उसी को हम बोलते हैं रिकॉल वेलोसिटी। तो चलिए इस चीज को हमें, रिकॉल वेलोसिटी कितना होता है जब एक बुलेट फायर होता है, कितना होता है, इस चीज को जानने के लिए हमें कुछ चीजों को एज्यूम करना होगा, कुछ चीजों को मानना होगा। चलिए देखते हैं, पहला चीज हमें क्या देखना होगा, मानना होगा कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। इस वेलोसिटी का बुलेट क्या है, और इस जो बुलेट का मास क्या होगा। दूसरा क्या मानना होगा, इस गन का मास क्या है, और जो पीछे की ओर आएगा वो वेलोसिटी क्या होगा। तो इन चीजों को हमको मानना होगा सबसे पहले। तो लेट कैपिटल एम ऑफ द मास ऑफ द गन, कैपिटल एम जो है, कि मैंने माना ये जो गन का जो मास है वह कैपिटल एम है। रिकॉल वेलोसिटी, पीछे की ओर जो आ रहा है उस वो वेलोसिटी मैंने माना कैपिटल भी है। अब बचा बुलेट का वेलोसिटी। तो बुलेट का वेलोसिटी को मैंने छोटा भी लिया, और बुलेट का मास को मैंने छोटा एम लिया। ठीक है। अच्छा, और एक सवाल है मेरा, यहाँ पे मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट बताया कि गोली, हम देखते हैं कि वो जो बुलेट्स का वेलोसिटी काफी लार्ज होता है, बुलेट का जो वेलोसिटी होगा है काफी लार्ज होता है।
सपोज कीजिए अगर ये स्मॉल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स, अगर ये जो बुलेट्स है इसका वेलोसिटी स्मॉल भी है और ये गन का जो रिकॉल वेलोसिटी कैपिटल भी मैंने माना, तो और क्या होता है, ये जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स इज ग्रेटर देन होगा ये भी, यानी ये जो भी है बुलेट्स का वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है, जबकि जो गन है या फिर रिवॉल्वर है उसका जो रिकॉल वेलोसिटी काफी कम होता है कंपेयर टू द बुलेट्स। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को हम कहाँ से देखेंगे कि देखिए बुलेट का मास और ये जो रिवॉल्वर है जो या फिर गन है इसका मास में क्या डिफरेंस है, ये कैपिटल है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो कैपिटल है मास ऑफ द गन इज लार्जर देन द मास ऑफ द बुलेट। अब क्या होता है जब ये यहाँ से एक गोली निकलता है या फायरिंग होता है तो क्या कहते हैं मोमेंटम ऑफ द गन, यानी मोमेंटम अगर मैं लिखूं पी ऑफ द गन, पी जी माने मोमेंटम ऑफ द गन एंड मोमेंटम ऑफ द बुलेट दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए हमें दोनों इक्वल होता है, बट हम लोग समझ नहीं पाते हैं क्यों कैसे होता है ये इक्वल। इसका वेलोसिटी काफी ज्यादा होता है इसके कंपेयर में, बट एक गन के कंपेयर में गन का जो मास होता है बुलेट के कंपेयर में काफी ज्यादा होता है, यानी एक बड़ा है दूसरा एक छोटा है, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही होगा। बुलेट का मास जितना ज्यादा होगा हमें झटका उतना ही कम लगेगा। इसलिए हमेशा आप फील करेंगे कि अगर ये 50 ग्राम का अगर गन है तो करीब 2 केजी 3 केजी का हमारा ये होता है गन होता है, 2 केजी 3 केजी 4 केजी का हमारा गन होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो रिकॉल वेलोसिटी ऑलवेज डिपेंड करेगा मास ऑफ द गन के ऊपर। मास ज्यादा तो उसका रिकॉल वेलोसिटी कम हो जाता है। तो अब हमको जब हम लोग एनसीसी में बताया गया था कि हमेशा जब गन को फायरिंग करोगे कंधे से सटा हुआ रहना चाहिए, तब नहीं समझ में आया था कि जब हम किसी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, अपना बॉडी के साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या हुआ उस गन के साथ साथ हमारा मास भी उस गन के साथ ऐड हो गया, तो मास बढ़ जाता है तो हमें वो झटका फील नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये पीछे की ओर कम रिकॉल वेलोसिटी बहुत कम होता है गन की बुलेट्स के वेलोसिटी के कंपेयर में। तो ये कैसे होता है ये चीज समझ में आया? धनीराम, सुजय, बोलिए। क्या सर? कि क्वेश्चन है मेरा कि इससे जो बुलेट फायर हुआ इसका वेलोसिटी काफी ज्यादा हुआ और रिकॉल वेलोसिटी काफी कम होता है, ये चीज समझ में आया ये क्यों होता है? यस सर सर। मास के कारण। ओके, चलिए मुझे जो समझाना था कि मास के कारण मास ज्यादा होता है जिस वजह से उसका रिकॉल वेलोसिटी कम होता है, लेकिन दोनों का मोमेंटम बराबर होगा। रिकॉल वेलोसिटी के साथ जो आएगा गन का मोमेंटम और बुलेट्स का मोमेंटम दोनों बराबर होगा, लेकिन बुलेट्स के केस में मास बहुत छोटा होगा बट गन के केस में मास बहुत बड़ा होगा, वेलोसिटी कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिकॉल वेलोसिटी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, फिर क्या क्या हो रहा है इस गन में वो सब बारे में डिस्कस किया। अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आ जाते हैं। Before firing, the total linear momentum of the system, that means जो है linear momentum of the cell and momentum of the gun, ठीक है, इस जीरो, क्योंकि कोई वेलोसिटी है ही नहीं ना, बुलेट्स में वेलोसिटी है ना उस गन में वेलोसिटी है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बिफोर फायरिंग उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो। जस्ट आफ्टर फायरिंग द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जब फायरिंग हुआ, फायरिंग होने के बाद जो बुलेट्स था, बुलेट्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बुलेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इन इसका मास भी है, इसमें एक वेलोसिटी है और एक रिकॉल वेलोसिटी भी हो रहा है, यानी एक गन का भी मास है यानी कैपिटल मास और एक रिकॉल वेलोसिटी ये भी, यानी टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द सेल
तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ द गन एंड ये मोमेंटम ऑफ द सेल। तो टोटल लीनियर मोमेंटम इतना हो गया। ठीक है, यहाँ ये समझ में आया। चलिए, मुझे भी आपकी हेल्प की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ये टोटल लीनियर मोमेंटम ये समझ में आया कहाँ से हुआ? यस सर। ओके। यस सर। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने क्या देखा कि जो टोटल जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, हमेशा कंजर्व होता है, जीरो होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। और अब मैंने इसे इक्वल किया तो यहाँ पे इक्वल साइड चेंज किया जिस वजह से एक माइनस आया। और भी दैट मीन्स यही भी है मेरा रिकॉल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस दैट मीन्स मास ऑफ द सेल बाय मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द किसका हुआ, ये किसका वेलोसिटी है, ये भी बुलेट्स का, बुलेट्स, ये हो गया मास ऑफ द बुलेट्स। तो इस इक्वेशन में भी आप देखिए अगर ये मास जितना बड़ा होगा इस वैल्यू का वैल्यू उतना ही छोटा होगा, इस v का वेलोसिटी उतना ही छोटा होगा। और ये नेगेटिव साइन यहाँ भी क्या शो कर रहा है, ये पीछे की ओर आ रहा है। नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ओनली, इसका ठीक है, वो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पीछे की ओर जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे द नेगेटिव साइन in equation number 1 show that the direction of velocity of the gun that of the sail or are opposite। यह हमें क्या शो कर रहा है, उस जो वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो ऑपोजिट साइड में है, फायरिंग के ऑपोजिट साइड में है, ये वही शो कर रहा है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक नॉमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं तो चीजें और भी काफी आसान हो जाएगी और भी इजी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले और भी काफी सारी चीजें हैं, उन चीज को मैं लाता हूँ। अब कभी ऐसा होता है कि फायरिंग होता है, धाए 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 एक साथ 3-4 फायरिंग हो गया, तो उस समय क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उस समय जो होगा इफ द गन्स फायर n नंबर ऑफ सेल और बुलेट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में n नंबर्स ऑफ बुलेट्स फायर करता है, द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द गन पर सेकेंड, तब उसका पर सेकेंड जो होगा उस गन का मोमेंटम क्या होगा। तो हमने जो सिर्फ यहाँ पे n लगा देंगे बोथ साइड, जितना बार होगा उतना हो जाएगा वो मोमेंटम। द फोर्स एक्सर्ट ऑन द गन इज गिवन बाय, ठीक है। अब देखिए दैट मीन्स अगर ये गन को मैं अगर यहाँ पे इस टाइप का एक गन है, गन बना सकते हैं, सपोज देखते हैं, चलिए एक गन है। अब इस गन से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको हाथ से, ठीक है, इसे पकड़ा हुआ है, हाथ से पकड़ा हुआ है। अब ये जो गन इस डायरेक्शन में इसको धकेलेगा तो मुझे एक फोर्स लगा के इसको पकड़ना होगा ना गन पे। इसको इस चीज इस तरीके से हम इस तरीके से अगर समझते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी। अगर ये अब इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम आता है, रिकॉल वेलोसिटी आता है, तो मुझे एक फोर्स के साथ इस डायरेक्शन में इसको अप्लाई करके पकड़ना होगा, तभी तो ये स्टेबल रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जब फायरिंग करेंगे तो इतना पीछे आ गया, यहाँ पे था इतना पीछे आ गया, लेकिन आता तो नहीं, बस थोड़ा सा हिलता है वो। तो एक फोर्स लगा के फोर्स के साथ हमें पकड़ना होगा। तो ये जो फोर्स जो होगा इस गन के ऊपर, ये होगा हमारा एम भी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, चाहे वो आगे की ओर हो चाहे वो पीछे की ओर हो। The negative sign show the above equation implies that the force on the gun is backward, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए आगे है
अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ये इस्टेब्लिश न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को निकालना है सेकेंड लॉ से। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार मैंने 3 साल के कैरियर में इसको कम से कम 2 बार तो देखा ही है। बहुत ज्यादा पूछता है इस क्वेश्चन को। आपका चाहे इंटरनल एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हम लोग लेते हैं उसमें भी हम लोग देते हैं, एक्सटर्नल का जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये। देखिए, इस्टेब्लिश न्यूटन फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को निकालना है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहां पे नहीं समझिएगा प्लीज क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट सेकेंड लॉ क्या कहता है। हम लोग जानते हैं F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, F इक्वल टू एम ए, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, where m is the mass of the particle, a is the acceleration of the particle, and f net force applied on the body। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर f इक्वल टू 0 हो जाए, दैट मीन्स अगर f की जगह पे अगर इस f इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे, तो दैट मीन्स एम ए इक्वल टू 0 होगा। तो प्लीज आइए, आप लोग भी साथ में रहिए। यस सर। एम ए इक्वल टू 0, यस सर। मास तो कभी 0 नहीं हो सकता है, मास कभी नो भी सर। 0 नहीं होगा। तो 0 क्या होगा बाबू, एक्सेलरेशन 0 होगा। Yes, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 Yes. हो सकता है, लेकिन हाँ, as m equal to not 0 but acceleration equal to 0, that means dv by dt, that means acceleration यानी ये जो acceleration है इसी को, हाँ ये चेंज इन वेलोसिटी, इसी को मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मीन्स v इज कांस्टेंट इन टाइम। अगर इस इक्वेशन से देखें dv by dt, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी वेरिएबल, दैट मीन्स उसमें एक्सेलरेशन है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, if no external force on a body, there is no change in velocity। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो बॉडी के वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो क्या होगा, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो वह कंटिन्यू यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन में रहेगा। और इसी को तो कहते हैं फर्स्ट लॉ। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यही तो है फर्स्ट लॉ। और ये हमने कहाँ से लाया, F इक्वल टू एम ए से। अगर नेट इफ F इक्वल टू, दैट मीन्स फोर्स अगर 0 हो, देन एम ए इक्वल टू 0, मास 0 नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन 0 है, दैट मीन्स वहां पे वेलोसिटी 0 है। तो हम यहाँ इससे कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी के ऊपर अगर 0 है तो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर वेलोसिटी नहीं बदलता है, दैट मीन्स वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर वो कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही वो मूव करेगा। और यही तो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। तो हमने ये भी सीखा कि कैसे सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डेराइव किया जाता है, फर्स्ट लॉ को कैसे लाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, और मेरे हिसाब से काफी इजी भी है। चलिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। ये गन ऑफ मास 10 kg, दैट मीन्स यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिखिए। गन ऑफ मास, दैट मीन्स कैपिटल M दिया हुआ है 10 kg। बुलेट्स ऑफ मास, दैट मीन्स स्मॉल m दिया हुआ है 40 ग्राम, विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड 400, दैट मीन्स स्मॉल v दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द गन, व्हाट इज द v इक्वल टू, ये फाइंड करना है। क्या निकाल सकते हैं, जो हमने एक इक्वेशन निकाला था, v इक्वल टू माइनस m बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v। Yes, निकाल के बोलिए, मैं कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूँ, आप लोग बताइए। चलिए यहाँ पे जितने लोग हैं, किन्हीं को परेशानी है इसमें, क्या आपको लगता है नहीं हो पाएगा।
सबसे पहले इसमें देखिए जो एक जो दिया हुआ है वेलोसिटी, ये मास ऑफ द बुलेट्स जो है 40 ग्राम में है, तो सबसे पहले आपको सेम यूनिट में सबको रखना है। स्मॉल वी भी ये ऐसा यूनिट में है, एम मास जो है वो भी ऐसा यूनिट में है, बट वो जो मास ऑफ द बुलेट्स जो है वो आपका ऐसा यूनिट में नहीं है, तो उसको ऐसा यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। आंसर आप बखुद, आप सिर्फ अगर आप कैलकुलेशन कर पाते हैं तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने का जरूरत है क्या? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन। ये मशीन गन हैज ये मास ऑफ 10 केजी, एक मशीन गन है जिसका मास 10 केजी है। इट फायर्स 30 ग्राम्स बुलेट एट द रेट ऑफ 6 बुलेट पर सेकेंड। 6 बुलेट पर सेकेंड में वो क्या बोलते हैं उसको, फायर करता है विथ स्पीड, और उसका वो जो बुलेट्स का वेलोसिटी जो है, स्पीड है या वेलोसिटी सेम चीज है, 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इट इन पोजीशन। इस गन को पोजीशन में रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो याद कीजिए, एक हमने वो निकाला था अभी, F इक्वल टू क्या था, एन इंटू एम भी इक्वल टू माइनस एन, ये क्या था, एम इंटू स्मॉल भी। तो ये निकाल लीजिए, निकल जाएगा। इसी इक्वेशन से हम लोग बनाएंगे तो यस सर। बना सकते हैं इसको। मैं इसका भी आंसर लिख देता हूँ। यस सर। कुछ नहीं, अब काफी आसान, बहुत इजी है, लेकिन आप करेंगे तो बहुत इजीली से आप इसको कर पाएंगे। इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर है -72 न्यूटन। -72। माइनस का मतलब ये नहीं है कि आप वो माइनस आएगा, माइनस का मतलब है वो डायरेक्शन सिर्फ बता रहा है। ठीक है जी, बना सकते हैं। तो अगला और एक क्वेश्चन है, देखिए। उम्मीद है ये होमवर्क ही रहा है। ए बुलेट्स ऑफ मास 20 ग्राम, एक बुलेट का मास 20 ग्राम है, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। इट्स स्टॉप विद इन 14 सेंटीमीटर ऑफ द टारगेट। एक बुलेट, एक गन से एक बुलेट को फायर किया जाता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये, सपोज चलिए मैं गन बनाने की टेढ़ा बन गया, मैं ड्राइंग में काफी वीक रहा हमेशा से। चलिए, बना के नहीं, तो थोड़ा सा बोर बड़ा करना चाहिए। पता नहीं कैसा गन बन गया, मानते हैं कि ये गन है, मेरा गन है, मेरा मतलब मेड बाय मी। ठीक है, गन पे मत जाइए, वो थोड़ा सा इस पे देखिए, यहाँ से फायरिंग हो रहा है, यहाँ से फायरिंग हुआ, और यहाँ पे एक टारगेट है। टारगेट को ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पे ये है मेरा टारगेट, इस पे निशाना लगाना था, टारगेट। और ये जो है डिस्टेंस है, गन से इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, टारगेट का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से जो ये क्या बोलते हैं, ये जो शेल निकलेगा या बुलेट्स निकलेगा, इसका जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो मास है, इसका मास है 20 ग्राम। क्वेश्चन क्या क्या, कैलकुलेट द फोर्स ऑफर्ड बाय द टारगेट ऑन द बुलेट। अब इस बुलेट को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा इस टारगेट को, ठीक है, वह कैलकुलेट करना है। क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? धनीराम, जैसिका। सर ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, बस एक ही इक्वेशन हम लोग जानते हैं, -n m भी, अगला और एक ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे होगा -n m भी। अरे बाबू, अगर सबसे पहले हमको ये देख लेना होगा कि ये जो इसमें कितना फोर्स हमको लगेगा।
ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखना होगा कि कितना फोर्स ये गन लगाएगा इधर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग कोशिश कर लीजिए, उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं हूँ ना, टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको कोई क्लियर करवा दूंगा इस क्वेश्चन। ठीक है, मुझे आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा कोशिश करें। आंसर इसका होगा 1000 न्यूटन। आंसर इसका होगा 1000 न्यूटन। ठीक है, तो आप लोग एक बार घर में जरूर कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है आपको आप तक पहुंचने में ये लेट हो जाए, तो फिर आप लोग को टाइम ना मिले बनाने का। इसकी सबको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ये हो गया पीछे वाला। पीछे वाला इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका भी चाहें तो आप ले सकते हैं, काफी इजी सवाल है। चलिए, तो ये रहा आपका होमवर्क। इसमें आंसर भी मैंने बगल में लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज छूटा है, और एक ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी 3 नंबर में आता है। एस्टेब्लिश न्यूटन थर्ड लॉ यूजिंग सेकेंड लॉ एंड द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड थर्ड लॉ का यूज करना है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज करके न्यूटन के थर्ड लॉ को लाना है। तो ये काफी आसान भी है, कुछ नहीं है। जो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो कैलकुलेशन किया था, उसके कुछ पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसका यूज करेंगे और इजीली ड्राइव कर लेंगे। तो आई थिंक 1:04 हो गया, आप लोगों का 2 बजे से क्लास भी रहता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल हम मेरा 11 बजे से क्लास है, वहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। और एक बात है कि देखिए, मैं पीपीटी आज नहीं भेजता हूँ, आपने आज स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो कल मैं इसको भेज दूंगा। कल कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को ही कंप्लीट करके मैं फिर आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। ओके ठीक है, सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू सर। सबको थैंक यू बोलो सर। यही बोल। हाँ, ठीक।